नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल कुमार झा आप सभी का ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैं भौतिकी के टॉप 100 क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूं। तो इसी कड़ी में हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए गए इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दें और फिर हमारे दिए हुए आंसर को टैली करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हीरे की असाधारण चमक, उचित रीति से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक का क्या कारण है? हीरा बहुत चमकदार लगता है, इसका क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर चूज करेंगे। दोस्तों, इसका सही आंसर है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। यानी हीरा का अपवर्तन सूचकांक काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण यह काफी चमकीला लगता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हीरे में देखने को मिलती है और इसी कारण से हीरा काफी चमकदार लगता है। कई बार हीरे के क्रांतिक कोण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हीरा का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप के अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? यानी हम लोग यदि 3 डायमेंशनल पिक्चर लेते हैं, 3 डायमेंशनल प्रतिरूप किसी वस्तु का लेते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? आपके लिए ऑप्शन है ऑडियोग्राफी, फोटोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी और होलोग्राफी। निश्चित रूप से इसका सही आंसर है होलोग्राफी। होलोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें लेजर किरणों के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि प्रकाश का रंग का निर्धारण कैसे होता है? प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? आपके लिए ऑप्शन है आयाम से, तीव्रता से, तरंगदैर्घ्य से और वेग से। इसका सही आंसर है तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। हम लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन भी कम होता है। यह ध्यान रखेंगे। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है, सबसे कम बिखरता है और हम लोग यातायात सिग्नल में, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं और बैंगनी रंग सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। और इस कारण यदि हम लोग बैंगनी रंग को दूर से देखें तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यह कौन सा रंग है। हमारा चौथा सवाल है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है? इसका आंसर हम पहले क्वेश्चन में ही दे चुके हैं, तो आपने आंसर लगा लिया होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। हमारा 5वां सवाल है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कुछ समय पहले से ही दिखाई देता है। यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक भी हमको सूर्य दिखाई देता है। लगभग 4 मिनट का अंतर हो जाता है इसमें, और यह किस कारण से होता है आपको यह बताना है। आपके लिए ऑप्शन है प्रकीर्णन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। इसका सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य दिखाई पड़ता रहता है। हमारा अगला सवाल है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, इसका क्या कारण है? इसका भी हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, आप अपना आंसर लगाइए।
निश्चित रूप से इसका सही आंसर है तरंगदैर्ध्य की लंबाई लाल रंग के प्रकाश की सर्वाधिक होती है, जिसके कारण से यह ट्रैफिक सिग्नल में यानी कि यातायात के सिग्नल में और खतरे के सिग्नल में भी लाल प्रकाश का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह प्रकीर्णन इसका कम होता है, यह कम प्रकीर्णित होता है, बिखरता नहीं है और हमें दूर से भी दिखाई देता है। हमारा 7वां सवाल है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? इसका सही आंसर है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि यह कम प्रकीर्णित होता है, जबकि बैगनी रंग सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। लेकिन हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है और बैगनी के बाद नीला रंग सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, और इसी कारण से हम लोग आकाश को नीला देखते हैं। नीला रंग हमें आकाश के तरफ दिखाई देता है। हमारा 8वां सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका सही आंसर है कि काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। वायुमंडल में छोटे छोटे कण जो होते हैं वही प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन वहां पर नहीं होने के कारण हमें आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है यदि हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो। हमारा 9वां सवाल है प्रतिबिंब से संबंधित कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तल दर्पण में प्रकृति हमेशा सेम ही होती है। आप इसका आंसर लगाएं कि उत्तल दर्पण में अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे कोई वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? दोस्तों, इसका आंसर है आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। हमारा 10वां सवाल है कि कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? यानी हम लोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यह आंसर आपको देना है। निश्चित रूप से आपने अपना आंसर लगा लिया होगा और इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ वक्र होने के कारण, कर्व होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र भी ज्यादा होता है और हमें एक छोटे से मिरर में ज्यादा दूर तक और ज्यादा स्पष्ट रूप से छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि यातायात वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा 11वां सवाल है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की कितनी संख्या होती है? दो समानांतर समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर है कि अनंत प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम लोग दो समतल दर्पण को समानांतर रख देते हैं तो रेगुलर प्रतिबिंब लगातार बनते जाता है। एक का प्रतिबिंब दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, इस प्रकार से कंटिन्यूअस प्रतिबिंब बनते जाता है और अनंत प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। यदि हम लोग को प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। यदि सम संख्या आए तो उसको -1 करेंगे। यदि विषम संख्या आए 360 अपॉन थीटा का वैल्यू यदि विषम आता है तो उसको हम लोग -1 नहीं करेंगे, और यदि सम संख्या आएगा तो -1 करेंगे। लेकिन यदि विषम आए और दो दर्पणों के मध्य बिंदु पर यदि स्थित हो, मध्य यानी कि कोण समद्विभाजक पर यदि वस्तु स्थित हो तो तब हम विषम आने पर भी माइनस करेंगे। हमारा 12वां सवाल है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? इंद्रधनुष दोपहर के 12 बजे किस दिशा में दिखाई देगा?
निश्चित रूप से आपने आंसर लगा लिया होगा कि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए प्रकाश का अपवर्तन होना जरूरी है, और प्रकाश का अपवर्तन दोपहर के 12 बजे चूंकि सीधी रेखा में प्रकाश पड़ेगी तो अपवर्तन नहीं होगा। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि परावर्तन हो या अपवर्तन हो, यदि किरण सीधी यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर बनती है तो वो ना तो परावर्तित होगी, यानी कि परावर्तित होगी तो सेम ही पथ पे होगी, और यदि अपवर्तित तो होगी ही नहीं, सीधे निकल जाएगी। और इसी कारण से दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। हमारा 13वां सवाल है कि किसी व्यक्ति का या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई किसी समतल दर्पण की कितनी होगी कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। आसान सवाल है, आपने आंसर लगा लिया होगा कि वस्तु की ऊंचाई का आधा कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई होना चाहिए। वस्तु के ऊंचाई का यदि आधा हमारे पास दर्पण रहेगा तो हम उसमें संपूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। हमारा 14वां सवाल है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से आपने आंसर लगा लिया होगा कि दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को सॉल्व करने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण नहीं। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमारा 15वां और आखिरी सवाल है कि यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर यानी कि क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। +2 डायोप्टर क्षमता वाले चश्मे के लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि डायोप्टर जो होता है वो मीटर इनवर्स के बराबर होता है, और यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है और एग्जाम में भी जो ऑप्शन आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो हमेशा हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में जो है कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर का यूज करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता जो उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, यानी रिवर्स लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के रिवर्स के बराबर होती है, उसका व्युत्क्रम होती है, यानी कि P = 1/f हमारे पास फॉर्मूला होता है। और यदि हम लोग इस फॉर्मूले पर रख दें इसके डाटा को तो हमें 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। तो यानी कि +2 डायोप्टर क्षमता वाले चश्मे के लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। और 16वां सवाल जो कि आप लोगों के लिए है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और क्वेश्चन ये है कि टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, इनमें कौन से मूल वर्ण रहते हैं। कौन सा रंग दिया जाता है जो कि विभिन्न रंग उससे बन जाता है टीवी के पर्दे पे। इसके लिए आपको एक छोटा सा हिंट दिया गया है कि प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग 3 ऐसे रंग हैं जिससे मिलाकर के हम लोग सभी रंगों की प्राप्ति कर सकते हैं, और यही 3 प्राथमिक रंग को ही टीवी के पर्दे पर लगाया जाता है, यानी कि टीवी में दिया जाता है, और हम लोग उसी से ही सभी रंग को देख पाते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, और हम लोग नियमित रूप से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, और यह निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाएगी। धन्यवाद।